सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लड़के अभी नए नए मार्केट में आना चाहते हैं, जो 12th पास हुए हैं या ग्रेजुएट हुए हैं, जो इंडस्ट्री में अपना जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए सर क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं? आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके दोस्त कर रहे हैं, क्योंकि आपके पड़ोसी के शर्मा जी का बेटा आईआईटी में पढ़ता है और आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, आपके माँ बाप का सपना है कि वो गया आईआईटी में तो मेरा बेटा भी जाए, तो वो तब मत जाइए। ये बहुत क्योस चल रहा है कि सब सोच रहे हैं कि एआई आया है तो उनकी जॉब खा जाएगा। एआई से डरने की जरूरत नहीं है। सर जैसे 17 ईयर्स हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो गए या लाइक अभी भी कोई ऐसे ड्रीम्स हैं जिसको आप चेस कर रहे हैं? तो मेरा ड्रीम है यूथ को एम्पावर करने का, उनको जॉब रेडी बनाने का, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने का। तो वो एक नया ड्रीम शुरू हुआ है यूथ को ट्रेंड करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ताकि वो जॉब के लिए रेडी हो सके। और मुझे लगता है कि ये बाकी की ज़िंदगी इस ड्रीम को पूरा करते करते कट जाएगी और मैं खुद को बिजी पाऊंगा। वेलकम टू द राहुल रंजन शो। सो आज हमारे पास जो गेस्ट आए हैं वो खुद मिस्टर राहुल जी हैं। सो सर, जैसे कि आपको 17 ईयर्स हो चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, सो ये बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे लिए भी कि कैसे आपने स्टार्ट किया, लाइक फ्रॉम वेयर यू केम एंड सो फार यू हैव अचीव्ड। ये बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है। आपने एक जॉब से स्टार्ट किया एंड नाउ आप खुद 100 से 150 लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो। सो मैं जस्ट जानना चाहती हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया ना सेल्स करियर, तो पहली जॉब आपने सेल्स ही क्यों चूज़ करी? I'm very glad to be here at my show and you having the host of the show. I feel very fortunate to be born in a lower middle class family. एक गांव में जन्म लिया मैंने, और फॉर्चुनेट इसलिए कहता हूं क्योंकि जिन कमियों के बीच में मैं पला बढ़ा, अगर वो कमियां नहीं होती, वो चैलेंजेस नहीं फेस करता, तो अपने आप को इवॉल्व करने का मौका नहीं मिलता, ना ऐसा कोई ड्रीम सोच पाता। मैं ना 12th करने के बाद ही पैसे कमाने की भूख थी अंदर से। लग रहा था मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ। और आई वॉज 18 व्हेन आई जस्ट टुक अ ट्रेन, जनरल बॉगी में बैठा और बिहार से सीधा दिल्ली आ गया जी। अब क्या होता है, एक 12th पास आउट के लिए जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं है, जब मैं दिल्ली आया था तो मुझे कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता था, ना अच्छी इंग्लिश बोलनी आती थी। एंड सर नाउ यू आर रनिंग अ लाइक कंप्लीट एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन आप रन कर रहे हो। हाँ। तो सर वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि लाइक जिसको एक कंप्यूटर तक ऑन करना नहीं आता था एंड आज आप एक इतनी बड़ी आईटी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो। देखिए, एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट में आप ना चैलेंजेस को ऑब्स्टेकल की तरह देखते हैं, लेकिन जब आपके पास ग्रोथ माइंडसेट होता है तो आप चैलेंजेस आपको मौका देते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज तलाशने में। फेलियर्स तो देखते ही आए हैं, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। Right. तो आपके पास ना पाने के लिए पूरा संसार है। तो क्या हुआ कि जब एक 12th पास आउट आता है जिसके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है जी, उसके पास कोई ऐसा प्रोफेशनल स्किल नहीं है जिसमें वो कुछ कर पाए। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में बावर्ची के तौर पे नौकरी भी ढूंढता तो मुझे वो जॉब नहीं मिलती, क्योंकि मुझे ना खाना बनाना उतना अच्छा नहीं आता जो रेस्टोरेंट को चाहिए। तो किसी प्रकार के काम के लिए तो फिर दिखा कि सेल्स ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको सिर्फ बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जब आप बोलते हैं, बात करते हैं, तो एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो पहली बात तो ये थी कि मुझे इस फील्ड में मुझे ये लगा था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी। मैं ये सोचकर इसमें एंटर हुआ सेल्स में। और दूसरा, किसी और डिपार्टमेंट में मुझे जॉब भी नहीं मिलने वाली थी। मुझे कोई टेक्निकल स्किल, ना वेबसाइट डिजाइनिंग आती थी, ना एसईओ आती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि एसईओ होता क्या उस समय तक। सिर्फ मुझे HTML CSS थोड़ा सा। जब मैं दिल्ली आया तो 2 साल मैंने 1.5 साल के करीब अपने आप को टाइम दिया। अक्टूबर 2005 से लेकर अप्रैल 2007 तक मैंने अपने आप को इंग्लिश के ऊपर वोकैबुलरी रटना, उस समय कम इंटरनेट नहीं था इतना, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ में नहीं थी। पॉलिशिंग पे काफ़ी काम किया। हाँ, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, मुझे पता था कि इस शहर में टिकना है, सरवाइव करना है, जॉब लेनी है, पैसे कमाने हैं, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना होगा।
तो एक छोटा सा बेसिक सा कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन किया 6 महीने का, जिसके अंदर बेसिक्स सिखाए जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें सीखते हैं, और बेसिक से एक वेब डिजाइनिंग के लिए HTML CSS भी उसमें कैरिकुलम में था, तो वो भी मैंने बेसिकली सीखा। लेकिन आप ऐसे सीखने का क्या सीखना बोलेंगे जहाँ पे आपके पास घर पे कंप्यूटर नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो 1.5 घंटे में क्या सीख लेंगे। लेकिन जो भी टाइम मिलता था लैब में, मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम रुक जाता था। मेरी शुरू से आदत थी कि जब सीखने में घुस गए तो पूरा सीखना है। तो जब सेल्स करियर को चुना तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे कुछ और करने के लिए, तो मैंने इस करियर को चुना कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँगा, इंग्लिश में बात करूँगा, तो मुझे बोलने के लिए वो माहौल मिलेगा, राइट, है ना। तो मैंने अपने आप को आप कहिए कि अपने को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को, अपने को ग्रूम करने के लिए मैंने इस करियर में सेल्स के डिपार्टमेंट मैंने जॉब शुरू की, और पता ही नहीं चला कैसे 17 साल गुजर गए। लेकिन सर वही पॉइंट है कि क्योंकि सेल्स एक ऐसा प्रोफाइल होता है लाइक जहाँ पे एक न्यू कमर पहले बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो लाइक आपने जस्ट फर्स्ट जॉब था, वो भी सेल्स आपने ज्वाइन किया, तो आपको नहीं लगा कि काफ़ी सारे लाइक ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो उनको आपने किस तरीके से लाइक पास आउट किया या कैसे आपने उसको टैकल किया? ऐसा है क्योंकि कि बहुत टफ होता है, बिल्कुल प्रेशर सही है, झेलना, लेकिन उस समय आपके पास ऑप्शंस नहीं है ना। बट सर इवन अब प्लेट पे अगर आपके पास एक ही रोटी है, राइट, तो आप पनीर कहाँ से ढूंढेंगे? अगर रोटी और नमक ही है खाने के लिए, तो आप वही खाएंगे ना। यू हैव टू सर्वाइव। मुझे जॉब चाहिए थी, जॉब कहीं और मिल नहीं सकती थी। सेल्स में क्या होता है, दुनिया लोग यही सोचकर सेल्स में जॉब ज़्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं जिन्होंने प्रोफेशनल MBA डिग्री ना ली हो, कि ये डिपार्टमेंट है, यहाँ आओ, कॉलिंग करो, कॉल सेंटर मार्केटिंग करो और पैसे कमाओ। यहाँ ये नहीं पता होता कि क्या प्रेशर आने वाला है आगे। डेफिनेटली। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जब मैंने करियर ज्वाइन किया सेल्स में एज अ BD 2007 में 4 सितंबर को, दैट वाज माय फर्स्ट डे, और हमारे ऑफिस के 4 सितंबर यस 17 इयर्स हो गए हैं, और इसी Right, रोड sir. पे मैं वॉक करते हुए एक्साइटेड बस से उतरा बस स्टॉप पे, और वॉक करते हुए रोड क्रॉस करके अब बड़ा एक्साइटेड चल के आ रहा था, क्योंकि मुझे 11,000 की नौकरी मिली थी। दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑन दैट। हाँ, क्योंकि मैं अपने सर्वाइवल के लिए, मुझे महीने के 3-4 हज़ार में मेरा सर्वाइवल होता था महीने का, तो 11,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। मेरे कैलकुलेशन में क्लियर था कि 11,000 में देखो रहने खाने का 5-6 हज़ार रुपये, उसके बाद 3-3.5 हज़ार बहुत है सेविंग में, उतने में मेरा बहुत काम चल जाएगा। राइट। जब यहाँ पे 2007 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो फिर जब ज्वाइन किया मुझे बहुत एक्साइटमेंट था। दैट वाज अ बिग कंपनी इन माय व्यू। मैं बहुत खुश था, और अंदर से ये था कि अब इसको खोना नहीं है, इस पे कंटिन्यू करना है। और माइंड में एक तरफ ये भी था कि चलो सेल्स ये टेम्पररी जॉब की तरह ही मैंने शुरुआत की थी। मैंने सोचा कि चलो ग्रेजुएशन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक घर पे पढ़ाई कर लेंगे और जॉब कर लेते हैं, और इसको फुल टाइम करियर नहीं समझा था। और साथ ही साथ मैं घर पे तैयारी करके कैट की तैयारी करूँगा, ताकि कैट क्रैक करे, किसी अच्छे IIM में जाए, फिर उसके बाद बड़ा करियर बनाएंगे। लेकिन जब एंटर किए तो जैसे जैसे हम डूबते चले गए इसमें, जब एक कंपटीशन होता है, जब आपको टारगेट मिलते हैं, तो वो चैलेंजिंग होता है। अब आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। Definitely. तो मेहनत करने में क्या हुआ कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, तो कई लोग क्या करते हैं, टारगेट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, अच्छा मेरा टाइम हो गया, अब चलो मैं घर दिल्ली, चलता हूँ, right, है ना। लेकिन मेरा क्या है कि बचे कितना टाइम दिन है, अच्छा मेरे पास 5 दिन बचे, 5 दिन में ही टारगेट करना है। तो वहाँ पे घड़ी पे बिल्कुल कभी नहीं देखा, लगा हूँ 8 बज गए 9 बज गए, क्योंकि घर पे जाने के बाद कुछ है नहीं, ना कंप्यूटर है, ना टीवी है, ना कोई फैमिली है दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के पीछे कोई नहीं होता ना, वो आते ही यहाँ पे दिल्ली, ज़्यादातर लोग आप देखेंगे जो बहुत कम से आए हैं ना, जो बाहर से चल के आए हैं, वो इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं फैमिली से दूर, छोटे से कमरे में रहना, तो उनके पास ना कुछ है नहीं एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन सर इसी पॉइंट से मेरे पास क्वेश्चन था कि लाइक होता है क्या, जैसा कि आपने बोला काफ़ी लोग आते हैं बाहर से, ऑफ कोर्स आते हैं, बट हर कोई उस लेवल पे अचीव नहीं कर पाता एज यू हैव अचीव्ड। क्योंकि हम डेली देखते हैं कि लाइक बहुत लोग जा रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, जॉब के लिए लोग दिल्ली आते हैं, बट उसके बाद भी ना दे कीप ऑन स्ट्रगलिंग, उनका एक वो लेवल नहीं सेट हो पाता आफ्टर ईयर्स ऑफ ईयर्स भी। वहीं पे आप आए, आपने विद इन 17 ईयर्स कहाँ से कहाँ आपने पहुँचा और क्या क्या आपने अचीव किया, तो वो बहुत ज़्यादा सच में वो एक इंस्पिरेशन है सबके लिए। द फर्स्ट जॉब वॉज सेल्स, तो एग्जैक्टली आपको सेल्स ने कैसे हेल्प किया उस राहुल से द राहुल रंजन बनने में सर? क्योंकि पहले वो एक राहुल सिंह थे, ऑफ कोर्स नाउ यू आर द लाइक
ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जो आपको ना जानता हो आज के डेट में। यू आर सच अ बिग नेमिंग बिजनेस इंडस्ट्री। आपने अपनी ही इंडस्ट्री में इतना बड़ा नेम क्रैक किया हुआ है कि जहाँ पे कोई कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता कि हाँ मैं राहुल जी के एक लेवल तक भी पहुँच पाऊँगा। तो सर वो जो जर्नी है पूरा का पूरा, उस पूरे में सेल्स ने एग्जैक्टली कैसे हेल्प किया सर? थैंक यू फॉर दिस बिग वर्ड्स। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि मैंने बहुत बड़ा अचीव किया है कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। अभी भी मैं अपने आप को बहुत पीछे मानता हूँ, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटर मैं किसी को भी कंपेटिटर नहीं मानता, क्योंकि मैं अपनी लड़ाई खुद से लड़ रहा हूँ, खुद को ही मुझे पता है मेरी कमियां क्या हैं और डे बाय डे अपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ आज भी मुझे कई सेक्टर्स में, और लर्निंग जो है ना वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप हमेशा सीखते रहते हैं और इवॉल्व होते रहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते रहते हैं आपके पास। सेल्स क्या है ना, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आज के डेट में आपने बोला बहुत सारे लोग आए, हाँ जी, लेकिन वो सक्सीड नहीं कर पाए। मैं कैसे कर पाया? डेफिनेटली ये 17 साल की जर्नी, अगर आप देखिए, अगर आप अपना काम पसंद करते हैं, अगर आपको अपने काम से प्यार है, इफ़ यू लव व्हाट यू आर डूइंग, तो फिर पहले तो वो काम नहीं लगता, आपका काम नहीं रहता, फिर आप एंजॉय करते हैं, वही मोमेंट वही चाहिए आपको। आप ऑफिस आते हैं तो एक्साइटेड होते कंप्यूटर ऑन करके कि आज मुझे मेरे इतने फॉलोअप्स हैं, मुझे इनको कॉल करना है। तो एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट उनके लिए होता है जिसको वो चैलेंज की तरह ले रहे हैं। मुझे तो मजा आ रहा है जी। अगर आप जैसे वीडियो गेम खेलते हैं तो आपको खेलने में मजा आ रहा है, तभी खेल रहे हैं, पता ही नहीं चलता, घंटों निकल गए। मूवी देख रहे हैं, घंटों निकल गए। वेब सीरीज देख रहे हैं, 8 सीरीज खत्म करके ही आप एपिसोड मानेंगे, क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ही ऑफिस के काम पे, जब मैं जॉब पे था तो मुझे मजा आता था वहाँ पे काम करना। घर में नहीं जाना चाहता था, वो छोटे से कमरे में। ऑफिस में एसी चल रहा है, कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, तो उसको भी मैं अचीवमेंट, और मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड था कि भाई इस ऑफिस ने क्या कुछ दिया है मुझे। तो देखिए, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग एक तो होनी चाहिए इंसान में, अगर वो ग्रो करना चाहता है। 99% लोग जो अपने काम में फेल होते हैं, नंबर 1 वो काम को काम समझते हैं, राइट। तो वो सोचते हैं कितने रुपए मिल रहे हैं, उसके बदले में मैं क्या काम कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, आपका फोकस एक जगह नहीं रहता, डेडिकेशन एक जगह नहीं रहता। आप वेट करते रहते हैं कि आपका लंच टाइम कब हुआ। हमारे दोस्त ठोक के बताते थे, भाई 1:30 बज गए, चल लंच करते हैं। जी। दूसरी बात, अगर प्रेशर है, अगर टारगेट के लिए 5 दिन बचे हैं, तो अगर 9 बजे ऑफिस पहुंच गए ना, तो 9 बजे से कॉलिंग शुरू हो गई। ये नहीं कि 9:30 बजेंगे तब जाकर मैं काम करना शुरू करूंगा। 99% लोग ये सोचते हैं, अरे अभी से कॉलिंग करना शुरू कर दिया, पागल है क्या? राइट सर। क्या मतलब है? लंच हुआ, 5 मिनट में लंच निपटाया, फिर से काम में लगे, क्योंकि होड़ मची हुई है, मेरे पास समय कम है और टास्क ज़्यादा है, एक टारगेट है जिसको अचीव करना है। और कॉमन मीटिंग में ना एक फेलियर की तरह नहीं दिखना है, शर्म से नहीं। और दूसरी बात है कि अपनी सैलरी को जस्टिफाई करनी है, राइट। तो ये चीज़ थी। तीसरी बात कि जो पैसा कमा रहे उतना काफ़ी नहीं था, इंसेंटिव होता है सेल्स में, राइट सर। तो ये इसके ऊपर भी फोकस रहता था कि यहाँ और पैसे कमाने हैं, ज़रूरतें पूरी करनी है, सपने बड़े हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर अचीव। अगर कंपनी ने जॉब पे अपने सीनियर्स ने आपको आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग एक टारगेट असाइन किया, तो अपना रहता था कि जो कंपनी ने या सीनियर ने टारगेट दिया वो मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट मैंने अपने आप को उसका 5 टाइम्स सेट करके दिया कि नहीं, यू आर कैपेबल टू अचीव मोर, और फिर उसके लिए काम करते थे। तो फिर कभी शांत थकना नहीं है। अब ये वाला प्रोसेस, सुबह रहे 9 बजे और उसके बाद ऑफिस से जाने का कोई टाइम नहीं है। ये नहीं कि किसी को दिखा के काम करना है, काम अपने लिए करना है, अपनी ज़रूरतों के लिए। दूसरे लोग 6 बजे जा रहे, हो सकता है उनके घर में एसी लगा हो, उनको एंजॉय करना है लाइफ में, और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हो, जितनी सैलरी ले रहे हो शायद उससे ज़्यादा पॉकेट मनी उनको मिल रही हो, तो वो दे विल नेवर स्ट्रगल फॉर दैट। अपनी कहानी तो अलग है ना। अपने तो घर पे माँ बाप बैठे हुए हैं जो वेट कर रहे हैं कि बेटा मेरा कमाएगा, सक्सेसफुल होगा तो हमारी ज़िंदगी बदलेगा। तो वहाँ पे दिन रात अगर आप काम करते हैं तो फिर चाहे सेल्स हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट। लेकिन सर वही क्वेश्चन था, क्योंकि देखिए जो आपकी एज थी 18 ईयर्स, राइट, तो 18 साल एक बहुत, आज के डेट में अगर मैं देखती हूँ, लाइक हम जैसे डेली बेसिस पे अपनी कंपनी में इतने इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि लोग 25, 30, 35 के भी हो जाते हैं, बट वो जो मेच्योरिटी उनको चाहिए, जो उनके काम के प्रति जो मेच्योरिटी चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए, वो मिस होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपका डेडिकेशन था, क्या वही एक रीज़न है आपकी सक्सेस का, या सेल्स ने आपको सच में बहुत कुछ सिखाया है इस पूरी जर्नी में? देखिए, हमारे समय में ज़्यादा डाइवर्ट होने के ऑप्शंस नहीं थे, कम थे, राइट।
आज के ज़माने में जो आज का जनरेशन है, जिनको आप जेन जी बोलते हैं, हाँ 2000 जी, के Gen बाद Z, के right, जन्मे हुए sir. बच्चे आज Gen Z 2024 कहलाते में हैं. है ना, तो जेन जी जो हैं उनके पास इतने ऐप्स आ गए हैं, राइट, दिन रात अनलिमिटेड इंटरनेट है। हमारे फ़ोन में इंटरनेट नहीं होता था, और वही बेसिक सा छोटा सा फ़ोन होता था, नोकिया वाला चलता था उस टाइम पे, नोकिया का कीपैड. चलता था, एलजी के चलते थे फ़ोन, वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन होते थे, Right, कलर्ड right. भी नहीं होते थे। शुरुआत की बात कर रहा हूँ 2007 के दौरान, और बाद में स्मार्टफोन्स आए, लेकिन क्योंकि घर की जिम्मेवारियाँ थी तो स्मार्टफोन खरीदने के बजाय पैसा जो आता था अपनी जनरल ज़रूरतें पूरी करके बाकी के पैसे घर भेज देते थे। तो हमारे पास ना डाइवर्ट होने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अब के जेनजीज के पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, रील्स है, शॉर्ट्स है, मतलब डाइवर्जन व्हाट्सएप काफी ज्यादा है, है. स्नैपचैट है, टिंडर है, और क्या क्या नहीं है। राइट, राइट. तो लोग अभी आज में जीना चाहते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन आज भी मेरे जैसा एक राहुल आएगा जो शायद वो दिल्ली से होगा या देश के किसी भी हिस्से से होगा, जिसके घर में ज़रूरतें होंगी, गरीबी से पला बढ़ा होगा, और वो उसके लिए अभी सबसे पहला प्रायोरिटी होगा सक्सेस को पाना, पैसे कमाना, सक्सेसफुल होना और लाइफ में बहुत आगे जाना। तो इन चीज़ों से हट के आज का 18 साल का भी लड़का है ना, आज के भी इंटरनेट पे आप देखिए, Right, यूट्यूब sir. पे बहुत काफी ऐसे हैं. यंग लड़के दिखेंगे जी. जो 18 साल की उम्र में आज 20 लाख 30 लाख महीने का यूट्यूब से कंटेंट क्रिएट करके कमा रहे हैं। डेफिनेटली. और बहुत सारे ऐसे 18 साल के बच्चे होंगे या बच्चियां होंगी जो कच्चा बादाम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। राइट सर. तो वो चॉइस है, किसी भी ज़माने में डेडिकेशन अगर आप सेट करें अपने लाइफ में तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो सर क्वेश्चन वही है कि लाइक जब आप इतने डेडिकेटेड एम्प्लॉय, आपने पूरा इतने अच्छे से अपना जॉब किया, तो क्या रीजन था रिजाइन करने का, एंड लाइक क्या चीज़ ऐसी थी जो अंदर को तो ना कि पिंच हो गई एंड देन यू रिजाइंड, और आपके माइंड में थॉट आया कि नाउ इट्स टाइम राहुल टू स्टार्ट समथिंग। तो मैं जेन्युइनली वो जानना चाहूँगी कि वो कैसे वो सिनेरियो बना और क्या था उस टाइम पे जिसने आपको मोटिवेट किया कि यार छोड़ो ये रोज रोज का नौकरी का और स्टार्ट करते हैं अब अपना कुछ। ऐसा नहीं है, मुझे नौकरी बहुत अच्छी लगती थी जी. और बिजनेस जो शुरू किया उसके पीछे पैसा कमाना और फास्ट ग्रोथ पाना मेरा ये कारण नहीं था। जब मैं नौकरी पे था, देखिए मेरे साथ क्या है ना कि मुझे चैलेंजिंग रोल पसंद है। आज भी आप देखते हैं वेबपल्स में एक प्रकार की वेबसाइट बना रहे हैं, पैसा आ रहा है, क्लाइंट बन रहे हैं, फिर लगता है ये फिर वो ना सेम रूटीन में सेट हो गया, तो फिर क्या किया जाए, तो वेबसाइट में कुछ इनोवेटिव किया जाए, कोई यूनिक टाइप का फीचर बनाया जाए। तो मुझे जॉब बहुत प्यारी थी। जॉब छोड़ने का रीज़न कुछ ऐसा एक्चुअली ये नहीं था कि सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य था। जॉब पे मोनोटोनस हो गया था काम। जब मैं BD था, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, तो अपना एक टारगेट था और एक सैलरी के अगेंस्ट में एक टारगेट मिला हुआ था, और मुझे ये पता था कि टारगेट ज़्यादा अचीव करूँगा तो मेरी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो वो करते गए, एक लेवल तक पहुँचे, तब तक कि 1 साल के अंदर में टीम मैनेजर के रोल पे प्रमोट कर दिया गया। वेल डन. अच्छी परफॉर्मेंस थी, डेडिकेशन अच्छा था और सिंसियर था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि भाई बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। Definitely, sir. कई लोग सोचते हैं कि मैं परफॉर्म करने लग गया हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो मैं ना एकदम तानाशाही की तरह कुछ भी बोलूँगा, किसी की नहीं सुनूंगा, टाइम पे नहीं आऊँगा। हम्बल रहना बहुत जरूरी, ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। ये वाला नेचर कुछ भी अचीव कर लो, ग्राउंडेड जो इंसान रहेगा, मेरा मानना है वो बहुत आगे जाएगा। बिहेवियर, तो उसके चलते ग्रोथ मिली। फिर टीम मैनेजर बने तो चैलेंज था नए बच्चों को ट्रेंड करना। फ्रेशर्स आ रहे टीम में, 10 लोगों की टीम मिल गई, उनको ट्रेन करना। पहले खुद करते थे, अब दूसरों से कराना। शुरुआत के 6 महीने, 3-4 महीने बहुत क्रिटिकल थे। बड़ी मुश्किल से टारगेट के करीब पहुंच रहे, 80%, 90%, 95%, 98%, 2% से रह जा रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है कि क्यों नहीं करा पा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं खुद से भी करूँगा, उनसे भी कराऊंगा। फिर जो शॉर्टफॉल होने लग गया वो मैं पूरा करने लग गया। इस प्रकार से टारगेट्स अचीव होने लग गए। जैसे ही वहाँ से एक टीम से बढ़िया परफॉर्मेंस आने लगी और सेटल होने लग गए, अच्छे लेवल पे टारगेट महीने का देने लगे कंपनी को एज अ टीम मैनेजर, तो दूसरी टीम अंडर डाल दी गई। एक और मेरे अंडर टीम लीडर हो गया, मैं सीनियर टीम मैनेजर हो गया। 20 लोगों की टीम हो गई। देखते देखते 30 लोगों की टीम हो गई। 3 साल हुए, उसके बाद प्रमोट कर दिया गया और असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बना दिया गया। अब 3 टीम मैनेजर अंडर उनसे काम करा रहे हैं। फिर वो काम कराते कराते फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि
प्रमोशन हुआ, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो इंसेंटिव कमा रहे थे वो टीएल पे भी चलो ठीक है अपनी भी पेमेंट मंगा रहे तो कमा रहे, प्रमोशन हुआ और इनकम कम हो गई। प्रमोशन का मतलब होता है कि इनकम भी बढ़े, राइट। तो वो कम हो गई, पहला डिमोटिवेशन। दूसरा कि रूटीन वर्क होने लग गया, सब बैठे रहो, टीम मैनेजर काम करा रहे, ज़्यादा मेहनत उनको करनी है, आप मीटिंग ले रहे हो, काम करा रहे हो। फिर कई इनोवेटिव आइडियाज़ आए मेरे माइंड में 3-3.5 साल काम करने के बाद। एग्जैक्टली 44 मंथ्स हुए थे मुझे काम करते हुए, और मुझे लगा कि अब कुछ यूनिक आइडियाज़ आए हैं, क्योंकि मैं सेल्फ लर्निंग पे लगातार ध्यान देता था। एसईओ में क्या नया आ रहा है, प्रमोशन में क्या आ रहा है, गूगल प्रमोशन क्या कर सकते हैं। तो वो आइडियाज़ मुझे लगे कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको कंपनीज और क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन के लिए लगाना चाहिए। तो वो आइडियाज़ मैंने पहले अपने एम्प्लॉयर को दिए। मैंने उनको बोला कि आप ये आइडियाज़ मुझे अच्छे लग रहे हैं, जिन क्लाइंट के लिए हमने पर्सनली मैंने कुछ लोगों के लिए काम किया और उनको बेटर रिजल्ट आ रहा है, तो क्यों ना ये इन आइडियाज़ के ऊपर। लोकल एसईओ बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लगा था, लोग लोकली सिटी वाइज सर्च करने लग गए थे गूगल पे। अगर तो हमारी कंपनी क्या है, उनका प्रमोशन एसईओ जनरल 10-20 कीवर्ड से करती थी। हमने बोला कि चलो इनको 500, 1000, 2000 कीवर्ड से प्रमोट किया जाए। राइट। तो उनका जो फॉर्मेट था बिजनेस का, उनको आता तो था, लेकिन उनका क्योंकि अपने पोर्टल को इस तरीके से प्रमोट कर रहे थे और क्लाइंट को नहीं प्रमोट करना था, तो उन्होंने बोला नहीं, ये फॉर्मेट हम सारे क्लाइंट के लिए कितने क्लाइंट को प्रमोट कर पाएंगे, 8 या 10, हमें तो एक इंडस्ट्री के 100 लोगों को सर्व करना है, तो अपना एक पोर्टल प्रमोट करेंगे और उनके प्रमोशन से ही उनको बिजनेस आएगा, तो ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसकी ज़रूरत है क्लाइंट्स को, बिजनेस ऑनर्स को, और ये टेक्निक उनको मिलना चाहिए। एक और बात थी कि आपका ना अगर सीनियर इंस्पायरिंग रहता है तो काम करने में मज़ा आता है। राइट। ना सीनियर से कुछ सीखने को मिल रहा है, ना कुछ नया। अब तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं आप लाइफ में, तो आपको चाहिए सीनियर ऐसा कि वो आपसे ज़्यादा जानता हो, जिससे सीखने को कुछ बचा है। राइट। उनसे सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, कंपनी में सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं बोर हो गया। फिर मैंने बोला नहीं, कुछ और चैलेंजिंग करते हैं। बोरिंग लाइफ हो गई है, सरकारी नौकरी हो गई थी वो हमारी। अगर मुझे वो कहते हैं ना प्राइवेट और सरकारी, वो गवर्नमेंट जॉब ही थी। मैं चाहता, मुझे पता था लाइफ टाइम मैं काम करता हूँ, ये नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि उनको जो चाहिए उससे ज़्यादा मैं डेडिकेटेड होकर काम कर रहा हूँ। एम्प्लॉयज़ को मैं अपनी टीम, मैं अपने आप को एम्प्लॉयर माइंडसेट के साथ काम करता था। जो एम्प्लॉयर चाहता है कि भाई ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन करो, ऐसा पंक्चुअलिटी मेंटेन करो। हम कभी एचआर के पास नहीं जाते थे ये बोलने के लिए कि देखो इस लड़के को बोलो टाइम पे नहीं आता। वो अपने लेवल पे संभाल लेते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि 1 मिनट लेट आए, और 1 मिनट लेट नहीं आने से पहले तो खुद टाइम पे आना पड़ेगा। तो वो चीज़ें अपने अंदर थी और उसके चलते हम टीम से मेंटेन कराते थे। तो इसी प्रकार से लगा कि अब कुछ अलग किया जाए। तो इसी चलते मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जॉब छोड़ूंगा, अब कुछ एक्साइटिंग करते हैं और क्लाइंट्स को, बिजनेस ऑनर्स को डायरेक्टली गूगल पे मल्टीपल सिटीज़ में प्रमोट करते हैं हज़ारों कीवर्ड से। और मुझे कॉन्फिडेंस था क्योंकि 4 साल, ऑलमोस्ट 3 साल 8 महीने 4 साल में इतना कुछ सीख गया था, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि आप चैलेंज लेना सीख जाते हैं। Right. लोगों को कन्विंस करना सीख जाते हैं। ये पता है कोई भी प्रोडक्ट बढ़िया है तो उसको बेचना आता है, तो जिसको बेचना आता है वो कोई भी बिजनेस चला लेगा। Definitely. तो जब मैंने वेबपल्स की शुरुआत करी, आपको मैं बताऊं, पूरे 3 लोगों का सेटअप था। 2 कमीशन में सेल्स वाले रखे और इकलौता मैं था। मैं पूरे 3 साल 8 महीने सेल्स करके आया था। कोई टेक्निकल नॉलेज में सिर्फ एसईओ के कीवर्ड्स आते थे कि मेटा टैग कैसे डलते हैं और कैसे एसईओ होता है। और कंपनी शुरू कर दी, ना एक वेब डिजाइनर है, ना कोई वेब डेवलपर है, ना कोई एसईओ का है, ना कोई वेब होस्टिंग का है, कोई नहीं। सब करते गए, चैलेंजेस आते गए, सीखते गए और ये कंपनी यहाँ तक पहुँच गई। जब आपने बिजनेस का स्टार्टअप किया उस टाइम पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस ऑफ कोर्स आए होंगे, तो उन चैलेंजेस में आपने बहुत कुछ ऑब्वियसली लर्न भी किया होगा, तो उसमें से अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो। अगर ग्रोथ माइंडसेट है, हाँ जी, तो चैलेंजेस को आप बहुत एक्साइटेड होके और एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो वही हमने लिया। जब वेबपल्स की शुरुआत की तो सेल्स में माहिर थे। अपना पहले एक प्रोडक्ट, एक वेबसाइट बनाई, सैम्पल वेबसाइट, जिसको गूगल पे प्रमोट किया हमने फर्स्ट पेज पे मल्टीपल सिटीज़ में। वो एक वेबसाइट को दिखा के
एक ऑनलाइन kurtizindia.com वेबसाइट बनाई, जिसका प्रमोशन कुर्तीज़ मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली लिखो तो फर्स्ट पेज पे कुर्तीज़ मैन्युफैक्चरिंग मुंबई लिखो, शिफॉन कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, कुछ भी सर्च करो तो फर्स्ट पेज पे। अब वो सैम्पल वेबसाइट दिखा के क्लाइंट को 1 से 2 वेबसाइट बनाई, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन। महीने के 15-20 वेबसाइट हम बेचना शुरू कर दिया। दूसरी बात, मार्केट में जो प्राइस चल रहा था वेबसाइट का उस समय 8,000, 10,000, 15,000, और जो टॉप मोस्ट बढ़िया कंपनी होती थी वो 20,000 में बेचती थी। हमारी वेबसाइट का प्राइस हमने 20,000 से शुरू किया कि भाई क्वालिटी देना है तो महंगा बेचेंगे। तो पहले ही हम सस्ते प्रोडक्ट की दौड़ में नहीं थे। अगर कोई हमारे ऑफिस में आके हमसे मिलता तो हमसे कभी वेबसाइट नहीं बनवाता, क्योंकि एक छोटा रूम था, एकदम गंदी सी जगह थी, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। सीढ़ियों पे जब आप चढ़ते तो इधर पान थूका हुआ, इधर गुटखा थूका हुआ, और मकड़ी का जाल, और नीचे कोई लोहे वाला लोहे को ठोक रहा है, और इलाका वैसा ही। तो अब 5,000 रुपये के रेंट वाला भी ऑफिस खोलना था। बैकअप पैसे का कुछ था नहीं। 2 लाख रुपया मैंने मेरी माँ ने एक रिलेटिव से मांगा था उधार के तौर पे। मैंने बोला माँ को, पापा को कि अब मैं ना जॉब छोड़ रहा हूँ और अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहा हूँ। तो पापा को लगा कि शायद जॉब अच्छी नहीं चल रही होगी इसलिए छोड़ना चाह रहा है। मैंने बोला जॉब अच्छी नहीं चल रही है क्या? मैंने बोला नहीं, ये तो सरकारी नौकरी है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे। अब उनको लगा अच्छी खासी नौकरी चल रही है, अच्छा खासा कमा रहा है, घर को भी सपोर्ट मिल रहा है, पता नहीं जॉब छोड़ेगा तो कहीं प्राइवेट जॉब है ना, कहीं रोड पे भटकने न लग जाए। बिजनेस खानदान में किसी ने किया नहीं था, तो ये बड़ा न्यू सा अटपटा सा साउंड किया होगा मेरे फैमिली में, मेरे पेरेंट्स को। आई नो कि अपना बिजनेस कभी नहीं किया। हम लोग सब जॉब वाले, सरकारी नौकरी वाले खानदान से आते हैं। या तो किसानी करते हैं, किसान होते हैं, खेती हो रही है, या तो फिर उसके साथ जॉब भी है तो सरकारी टीचर्स हैं सब। तो जितने शिक्षक लोग होते हैं ना, बड़े सीधे होते हैं, उनको सिर्फ पढ़ाना आता है और घर पे आके आराम करना है। मैंने बोला बैंक से मैं 2 लाख रुपया का लोन लूँगा। वो भी लोन इसलिए क्योंकि किराया देना है, फैमिली को देखना है, साथ ही साथ ऑफिस का रेंट है। कमा रहा था मैं असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे 40-50 हज़ार रुपये, लेकिन बचता कुछ नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है, अपना भी एक्सपेंस देखना है। कोई सेविंग नहीं थी, 0 सेविंग। 2 लाख रुपए मुझे लोन लेने थे, तो मदर ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, एक रिलेटिव हैं उनसे ले लेते हैं। तो मैंने बोला 6 महीने का टाइम ले लो, मैं रिटर्न कर दूंगा। ये कॉन्फिडेंस था कि 6 महीने बहुत है। और सिचुएशन ऐसी हुई कि उनको 3 महीने में रिक्वायरमेंट आ गई पैसे की, और 3 महीने में मैंने उनका पूरा 2 लाख रिटर्न भी कर दिया। 5,000 रुपये का सस्ते से ऑफिस लिया था। मई से बिजनेस शुरू किया था 6 मई 2011 में। पहले 3-4-6 महीने छोटे मोटे वेबसाइट प्रोजेक्ट्स लिए, और दिसंबर तक ज़रूरत ऐसी आ गई कि हमें बिगर ऑफिस में जाना था। दिसंबर तक, मई से दिसंबर के अंदर दिन भर सेल्स करते थे, कॉलिंग, मार्केटिंग, और जो वेबसाइट बिकती थी उसके लिए रात में मैं बैठता था, कंटेंट राइटिंग करता था, डिज़ाइनिंग गूगल पे सर्च कर के सीखता था। पेंट टूल जो आता था ना जी। अपने विंडोज में, हाँ जी, उससे हाँ पिक्चर एक के ऊपर एक बगल में रख के बैनर बनाता था। रिसाइज करने के लिए एक छोटे मोटे टूल इंटरनेट से फ्री वाले ले लेता था, और पूरे रात भर बैठ के वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, और एक होस्टिंग वाला बंदा था जो मेरे लिए डोमेन और वेब होस्टिंग बुक करके देता था। उससे मैं लेता था होस्टिंग, सस्ते सा होस्टिंग होता था। दोस्त बढ़िया था वो, अचानक से ऐसे ही मिला था और ही वॉज गुड एट होस्टिंग, तो मैंने उसी से लेना शुरू किया। लेकिन वो शेयर्ड होस्टिंग थी, सस्ता कॉस्ट 20,000 की वेबसाइट बनाई थी। आप होस्टिंग में कितना खर्च कर लेंगे? 1,000 रुपये हम डोमेन होस्टिंग पे देते थे। तो समय के साथ चैलेंजेस आते चले गए। हम CMS यूज़ करते थे, एक जुमला CMS होता था जिस पे हम साइट बनाते थे, जिसमें कोडिंग लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, कुछ चलता है, और आप खाली पेजेस बैकएंड से बनाने हैं। हमें पता था कि वेबसाइट के पेजेस बनाने हैं, और मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि वेबसाइट का पेज बनाने का ऑप्शन चाहिए, मेटा टैग डालने का ऑप्शन चाहिए, URL एसईओ फ्रेंडली बनना चाहिए, और कंटेंट चिपका सकूँ, इमेज के पीछे कीवर्ड डाल सकूँ। फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो मुझे मतलब नहीं है, मैं प्रमोट कर दूंगा वेबसाइट को। तो प्रॉब्लम ऐसी आती चली गई, क्योंकि CMS है तो साइट कभी हैक हो जाए, वही कभी वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाए, कभी साइट खुली नहीं रही है, क्लाइंट का फ़ोन आ रहा है, भाई वेबसाइट नहीं। तो क्या हुआ, समय के साथ समझ में आने लगा कि अच्छा सिक्योरिटी क्या होती है। फिर गूगल पे सर्च करो, ये एरर कैसे फाइंड करे। एक मेरा दोस्त था, निशांत नाम है, निशांत जी। उनका नाम इसलिए मेंशन करूंगा क्योंकि सबका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे इस जर्नी में। राइट।
जो होस्टिंग मैं जिसे लेता था वो विकास आज भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अभी भी वेब होस्टिंग और रिलेटेड बिजनेस करता है। ये वीडियो देखेगा तो खुश भी होगा कि दैट आई एम टेकिंग हिज नेम। फिर निशांत जी थे जिन्होंने जुमला के बारे में बात की। उस समय मुझे लगता है वर्डप्रेस एक अच्छा CMS है। मैं उसे बोला जुमला बढ़िया है, तो मैं बोला जुमला फुमला क्या होता है ये, वर्डप्रेस बढ़िया है SEO के लिए। बोला अरे सर आप ट्राई तो करिए, देखिए क्या मजा है। फिर मैंने देखा पेजेस बना रहा हूँ, बढ़िया बन रहा है, URL बढ़िया बन रहा है। मैंने बोला ये बढ़िया है, तो उसी पे बनाना शुरू किया। तो कभी एरर आता था तो मैं उनसे हेल्प लेता था, लेकिन ही वॉज ऑल्सो डूइंग अ जॉब, तो हर वक्त अवेलेबल नहीं थे। तो फिर क्या होता है ना, जब प्रॉब्लम आती है तो मेरे को ना वेट करना पसंद नहीं है। राइट। कि अभी प्रॉब्लम आई तो बोले अभी तो मैं जॉब पे हूँ, 10 बजे रात में आऊँगा तो ठीक करूँगा। अब 10 बजे रात पे आए तो बोले भाई मेरे घर का तो कंप्यूटर नहीं चल रहा, मैं जा रहा हूँ साइबर कैफे ठीक करके देता हूँ। Right. मैंने बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा। मैंने खोला गूगल, यूट्यूब, ढूंढा एरर, उसको खुद ही से सॉल्व किया। तो प्रॉब्लम आएंगी लाइफ में, किसी भी मोड़ पे आएंगी। अब उस प्रॉब्लम को आप सोचेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा इतना ही एबिलिटी है, जितना आता है इतने में ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो इससे बाहर निकलो। या दूसरी मेंटालिटी आपके पास है कि ये प्रॉब्लम आई ना, अगर मेरा एटीट्यूड सही है और अगर मैं लर्न करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ तो मैं अपने आप को हर चैलेंज से बड़ा बना सकता हूँ। आपको इतना आता है, राइट। प्रॉब्लम इतने का है, अब आप सीखोगे तो इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप बोलो नहीं मेरे को तो इतना ही आता है, अब मैं तो कभी सॉल्व ही नहीं कर सकता, छोड़ो ये मेरे काम का नहीं है, छोड़ के बैठ जाते हैं। 99% यूथ यही कर रहे हैं। राइट। प्रॉब्लम आएगी, सबकी लाइफ में आएगी, और प्रॉब्लम है तभी तो लाइफ में मजा है। उसको सॉल्व करते रहो, इंटरेस्टिंग नई नई चीज़ें आती रहेंगी, आगे बढ़ते रहो। तो वेब होस्टिंग इसी बहाने अपने से सर्वर ले लिया डेडिकेटेड, मतलब खुद मैनेज करूँगा, हो गया यार, शेयर्ड होस्टिंग से काम नहीं चलेगा। महीने कितनी वेबसाइट आ रही आपने है। अगर देखा जाए तो जितने भी ऑब्स्टिकल आए, आपने उन ऑब्स्टिकल्स को एज अ अपॉर्चुनिटी बदल दी अपने लिए। हाँ, ऐसे ही जितने सक्सेसफुल लोग हैं सबसे पूछे, सबकी कहानी एक ही जैसी होगी। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आई है, किसी को इजी राइड नहीं मिला है इस दुनिया में, किसी को इजी राइड। जैसे ही आप पैदा होते हैं ना, पैदा होते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डेफिनेटली। अब आपके पास है कि आप कैसे लेते हैं उन प्रॉब्लम्स को और आप उसको कैसे सॉल्व करने के लिए फाइट करते हैं, या प्रॉब्लम समझ के फेलियर मान के और बैठ जाते हैं। लेकिन सर बस क्वेश्चन वही है कि जैसे आपने स्टार्ट किया, लाइक 18 साल का लड़का नया नया दिल्ली आया है, जिसको कुछ आइडिया नहीं IT इंडस्ट्री के बारे में, और काम करते हुए लाइक जॉब करते हुए जो आपने 4 साल में इन्वेस्ट किए, आपने लर्निंग की, एक आइडिया आपके माइंड में आया, एंड आप इतना कैसे श्योर थे उस आइडिया को लेकर कि राहुल इसमें बिजनेस करूँगा तो ग्रो होगी ही होगी? लाइक क्या उस ऐसे आइडिया पे आपका ऐसा क्या ट्रस्ट था कि नहीं? क्योंकि जैसे मोस्टली क्या होता है, जितने भी बिजनेस ओनर्स को देखते हैं वो पहले काफ़ी सारे ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट करके देख चुके होते हैं, जहाँ वो फेल हो जाते हैं। अगर हम किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले तो वो ऑब्वियसली उनके एंटरप्रेन्योर जितने भी बॉसेज होते हैं, उनका स्ट्रगल एक कंपनी से कभी स्टार्ट नहीं होता। लाइक उनका कभी एक आइडिया वर्क नहीं करता, वो एक आइडिया करते हैं, फ्लॉप होता है, देन अगेन करते हैं, फिर फ्लॉप होता है। तो आपको ऐसा क्या एश्योरिटी थी कि नहीं ये जो मेरा आइडिया है इट विल वर्क, और उसने इतना शानदार वर्क किया आपके लिए? देखिए, मैंने बताया सेल्स वाले लोगों को ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बेचना है मुझे, सिर्फ अपना प्रोडक्ट अगर बढ़िया है तो। मैंने बिजनेस जब शुरू किया तो पहले वेबसाइट बेचना नहीं शुरू किया, उससे पहले मैंने कुर्तियां बेचनी शुरू की। वाह, तो जो किसी को बहुत कम लोगों को पता है। बिजनेस था ये आपका भी? नहीं, पैरेलल बिजनेस था। Okay. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि गारमेंट का बिजनेस, एक वेबसाइट onlinekurtizindia.com बनाई थी, हाँ उससे जी। लीड्स आने लग गई। जी जी। तो मैंने टाई अप किया एक सूरत के मैन्युफैक्चरर के साथ, और जितनी लीड्स आती थी वो ट्रेडिंग करता था मैं। ओके। फिर एक बार ये भी ट्राई किया कि चल खुद से मैन्युफैक्चरिंग करा के देखते हैं। तो खूब गूगल पे इमेजेस देख के डिज़ाइन निकाले, गांधीनगर के मार्केट में गया, वहाँ से फैब्रिक उठाया। एक जॉब वर्क के लिए एक फैक्ट्री थी, उससे बात की पर कुर्ती सिलाई कितना लोगे, तो 70 रुपये 80 रुपये पर कुर्ती का मैं लूँगी। एक थी सिमरन जी, सिमरन बुटीक चलाती थी वो, तो उनसे मैं मैन्युफैक्चर करवाता था। जी जी। तो ऐसा भी टाइम आया कि मैं फैब्रिक खरीद के ऑटो पे लाद के लेकर आ रहा हूँ, फिर क्या वो ऑटो वाले ने उतार दिया, फिर हाथ में लेके और चला जा रहा हूँ अपने ऑफिस की तरफ। और मैं असिस्टेंट मैनेजर के रैंक से रिज़ाइन किया था, तो मेरे नीचे टीम मैनेजर्स थे और टीम मैनेजर के नीचे एग्जीक्यूटिव थे, तो अपना एक रुतबा था वहाँ पे। राइट। हुआ क्या, एक बार की टी शर्ट नॉर्मल पहनी हुई थी और कुर्तियों का 2 प्लास्टिक ब्लू बैग, बड़े वाले जंबो बैग में फैब्रिक लेकर अब उठा के मैं चला जा रहा था। वो सामने मिल गया, सर कैसे है सर? मैंने बोला यार ये देखे बोलेगा कि यार सर अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे वहाँ पे, चेयर लगा के बड़ी वाला VIP चेयर पे बैठे हुए थे,
ये हालत होगी आपकी, ये मजदूरी कर रहे हो बाहर। तो मुझे अंदर से लगा भी कि पता नहीं क्या सोच रहा होगा, फिर मैंने छोड़ो, मेरा काम है किसको दिखाना, कोई बात नहीं, जो सोचना है सोचे। तो ऐसा टाइम भी था, कुर्तियाँ बनाई, कुर्तियाँ बेची। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक और समय उसमें डेडिकेशन ऐसा हो गया था, कुर्तियाँ जब मैं बेचा तो मुझे ऐसा लगा कि पहले गारमेंट की ट्रेडिंग करके हाँ जी। पैसे बना लेता हूँ, और पैसे हो जाएंगे ना तो फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा, डेवलपर हायर करूंगा। कोडिंग तो आती नहीं है, ओके। तो एक बढ़िया प्रोग्रामर PHP डेवलपर हायर करूंगा। मतलब वो और आइडिया आपके माइंड में पोर्टल बैक ऑफ द बनाऊंगा। माइंड चल रहा था वो। क्योंकि पोर्टल के से निकले थे ना, तो हमने सोचा पोर्टल बनाऊंगा और साथ ही साथ फिर काम चलेगा। डेफिनेटली। मैं जब गारमेंट बनाने लग गया, बेचने लग गया, ट्रेडिंग करके खुद भी बनवा के, तो मुझे दिखा कि हाँ भाई बिजनेस तो आ रहा है। शुरुआत में हमने पूरे इंडिया में और मलेशिया वगैरह USA सब जगह एक्सपोर्ट करने लग गए कुर्तियाँ। हर महीने के पैसे आ जा रहे थे, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, जो ग्रोथ का स्पीड चाहिए था ना वो नहीं आ रहा था। तो फिर फाइनली डिसाइड किया, नहीं, गारमेंट में क्या है, पहले स्टॉक रखना पड़ता है, जी फिर कोई खरीदेगा। बिल्कुल। वेबसाइट के बिजनेस में क्या है कि पहले पैसा लो, फिर वेबसाइट बना के देना है। तो यहाँ पैसा पहले आ रहा है, बाद में डिलीवरी देना है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये ना गारमेंट वाले बिजनेस में चैलेंज ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पहले स्टॉक बना के रखना पड़ा है। ऑर्डर आया तो माल भेजने के लिए रखना होगा ना। और कई बार क्या होता है कि आपने बोला कि ठीक है 1 हफ्ते में बना लूँगा, जिससे बनवाना है वो फैक्ट्री बोल रहा है यार मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं राहुल जी, अभी ना 15 दिन लग जाएंगे। 5 दिन बोल के ऑर्डर लिया, 15 दिन लग गए, क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है। और कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में थे, सेल्स इंडस्ट्री में थे, तो आदत थी क्लाइंट की कंप्लेन नहीं देखनी है। क्लाइंट कंप्लेन करे तो लगता है कि बाप रे कितना बड़ा जुर्म हो गया अपने से। राइट। 5 दिन बोला था, 15 दिन हो गए, तो वो प्रेशर बहुत फील होता है। मैंने बोला नहीं यार, जो अपने कंट्रोल में नहीं है वो काम नहीं करना, जो कंट्रोल में रहेगा वही। अभी क्या था, मैं गारमेंट के लिए थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट था। ओके। अब मैं अगर मान लिए फोन आ रहा कि भाई माल कहाँ है मेरा, तो मैं पूछूं तो फोन ही ना उठाए उस दौरान। और जब बनने वाला रहेगा या बन गया तब उठाएगा, हाँ राहुल जी आपका काम हो गया है, भिजवा रहा हूँ, कुरियर कर रहा हूँ। 3-4 दिन तो झूठ बोल के कुरियर कर रहा हूँ बोल के निकाल देता था। फिर फोन करो 2 दिन तो फिर फोन नहीं उठा रहा है, कुरियर का डॉकेट नंबर दो तो फोन नहीं उठा रहा। तो लास्टली मैंने सोचा कि नहीं, वेबसाइट का कमांड अपने हाथ में है, वेबसाइट बनाएंगे, उसका प्रमोशन करेंगे, पहले पैसा आएगा। तो फिर स्विच किया, गारमेंट को अल्टरनेट बनाया, वेबसाइट को मेन बनाया और बना के बेचते शुरू कर दिया। भाई ऐसी जर्नी रही है। लेकिन सर जैसे कि आपने बताया कि लाइक इनिशियल स्टेज में बस 3 बंदे होते थे वेबपल्स में, लाइक 3 2 employees बंदे were और there. एक मैं, 2 सेल्स वाले और तीसरा। और वो कॉलिंग करते थे ना, तो वो सीख रहे थे, वो फ्रेशर थे सेल्स में, तो वो कॉलिंग करते थे। मैंने बोला 2 मिनट बात करनी है, कॉन्सेप्ट बताना है कि मल्टीपल सिटी में प्रमोट करेंगे, सिटी वाइज SEO करेंगे। और जैसे ही क्लाइंट सुनने लग जाए, वो क्लाइंट का कॉल मेरे पास ले आओ, तो मैं कॉल ले लेता। तो वो सब कोल्ड कॉलिंग करके 100 कॉल डायल करते थे। उनमें से जो 10 क्लाइंट सुनना शुरू करते थे, जैसे ही देखा क्वेरी कर रहे, मतलब कॉल ला मेरे पास ला। कॉल लिया, उसको समझाया, उसके बाद 1-2 मीटिंग की ऑनलाइन। और उस समय जूम नहीं होता था, उस समय गूगल मीट नहीं होता था, तो हम ऐसे रिमोट में एनी डेस्क टाइप के सॉफ्टवेयर से रिमोट लेके उसके या फ़ोन पे रह के बता दिया कीवर्ड सर्च करो, और वैसे प्रमोशन करके। या फिर धीरे धीरे वही तो बताया ना, 6 महीने में बड़े ऑफिस में गए, फिर 3 फ्रेशर हायर किए, एक डेवलपर, एक डिजाइनर, एक SEO वाला। और फिर उन तीनों को जुमला मैंने ट्रेन किया कि भाई कैसे बनाना, कैसे, क्योंकि एक्सपीरियंस हायर करने का बजट नहीं था अपने पास। तो उस समय OLX.com पे जॉब पोस्ट किया, 5-5 हज़ार के 3 हायर किए, 6-6 हज़ार के इंटर्न, उनको सिखाया। और उनके साथ ऐसे ही सबको सिखा के मैंने ना वेबपल्स में क्या किया है, मेरे ग्रोथ का एक और कारण मैं बताऊंगा, ज़्यादातर फ्रेशर्स को मैंने हायर किया। तो फ्रेशर्स को जैसा सिखाओ वो वैसे ढल जाते हैं, आपके हिसाब से काम करते हैं, कम बजट में काम हो जाता है, थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। हाँ, यही एक्सपीरियंस लोगों के साथ शुरू करता तो जो मैंने बिजनेस को 13 साल हुए, शायद और जल्दी हो जाता। लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है ना, पैसे का बैकअप भी तो नहीं है। राइट। तो ऐसा ही चलता लेकिन सर पॉइंट वो है कि लाइक 3 से आज 200 प्लस की टीम हम लोग हैंडल कर रहे हैं, तो वो आपको क्या लगता है कि लाइक हर एक का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा? बहुत सारे लर्निंग्स आए होंगे बीच बीच में, क्योंकि एम्प्लॉय माइंडसेट कुछ भी करता है। एम्प्लॉय कभी, जैसे कि बोला जाता है, एम्प्लॉय एक ऐसा चीज़ है जो हाइक पे भाग जाता है ऑब्वियसली। तो वो सब सिनेरियो सिचुएशन जब आई होंगी, ऑब्स्टेकल्स, तो आपने वो सब कैसे हैंडल किया और कैसे अभी यहाँ तक आके एक स्टेबल टीम आपने मेंटेन की? हाँ, क्योंकि मैं बिजनेसमैन फैमिली से नहीं था, फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ मैं अपनी फैमिली का। और ये तो एकदम ही IT बिजनेस है। हमारे घर में तो कभी कंप्यूटर भी नहीं खरीदा गया है ना। और मुझे लगता है कि जब मैंने जॉब शुरू की है उसके बाद ही पहला कलर TV खरीदा था हमने घर पे, ब्लैक एंड वाइट TV हुआ करता था। तो ऑब्स्टेकल आए, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये हुआ कि बहुत लोगों को 6-6 महीने की ट्रेनिंग पे रखा, जूनियर BTech करके आए, चलो भाई फ्रेशर है, आ जाओ सीखना शुरू करो। 6 महीना सीखा,
सिखाया, अब लगा कि काम करना शुरू करेगा तो भाई मुझे तो बेटर नौकरी मिल रही, मैं निकला। हाँ जी, वही तो issues। ऐसा चलता रहा है। वेबपल्स में अभी तक कम से कम 4-5 हज़ार लोग काम करके चले गए होंगे 13 साल में ही। कोई आ रहा है 6 महीने सीख रहा है, निकल रहा है, कोई आ रहा है 2 महीने सीख रहा है, निकल रहा है, कोई 1 महीने सीख रहा है, निकल रहा है। उसको लग रहा है इतने में बहुत सिखा दिया, अब जॉब मिल जाएगी। होता क्या है ना, कई लोगों को लगता है बहुत सीख गया। हाँ जी। मुझे लगता है मैं अभी तक बहुत कुछ नहीं सीखा हूँ, Right। अभी भी सीखने को बहुत कुछ बाकी है। तो कम सीख के ही ना उसको अप्लाई करने लग जाते हैं। ग्रोथ शुरुआत में हाइक तो मिल जाएगी, बिल्कुल। लेकिन आपको अगर सीखने को नहीं मिल रहा वहाँ पे, तो वो हाइक बहुत ज़्यादा दिन आपको नहीं चलने वाला। फिर क्या होगा, फिर आप वहीं रुक जाओगे। कई बार क्या होता है लाइफ में, मैंने तो लर्निंग को बहुत ज़्यादा आगे रखा है। माता सरस्वती को मैं ज़्यादा मानता हूँ। लक्ष्मी माता पीछे पीछे आती हैं अगर सरस्वती है आपके पास तो। जी। और आज के लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा सा सरस्वती माता का आशीर्वाद आ गया वो तो लक्ष्मी फिर जी के माता पीछे लक्ष्मी भागना के शुरू पीछे करते भागते, हैं। बोलते इतना ही नॉलेज लेके ना मैं जिंदगी भर भागूंगा। Right। तो वो ग्रोथ ऐसा है कि लोग कमाने लग गए हैं। Right। हमारे पास मान लीजिए कोई 20,000 सैलरी ले रहा है, साल 2 साल काम करता है, हाँ जी। उसको लगता है कि स्लो ग्रोथ है, 10%, 15%, 20%, मार्केट में मेरा 30%, Right। तो वो जॉब स्विच कर लेता है। लेकिन उसके बाद जब ज्वाइन कर लेता है तो पहली बार लाने के लिए तो 30% कोई दे देगा, लेकिन हर साल नहीं देगा। Right। उसके बाद फिर 2-3 साल वो फिर 5%, कभी कई बार तो 2-2 साल तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। हमने कई हम ऐसे काफी इंटरव्यूज लिए interviews ऐसे देखते हैं हैं। जहाँ पे बोलते हैं हाँ भाई क्या सैलरी है, तो 5 साल से काम कर रहा हूँ सर, 2 साल से तो इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ है, तो यहाँ हाइक मिल जाता है, तो वो इसलिए छोड़कर आ जाते हो। ठीक है, सीखने को भी नहीं मिल रहा, हम सिखाते बहुत कुछ है। Right। तो मुझे इस बात की का दुख नहीं है कि बहुत लोग आए सीख के गए। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे युवाओं को, यूथ को वेबपल्स ने ट्रेंड किया है और इस लायक बनाया है कि भूखा नहीं रहेगा वो मार्केट में। तो अगर वो बाहर जाके कहीं भी खुश है और आगे बढ़ रहा है तो उसकी मुझे खुशी है। मुझे क्या, मेरा तो अपना काम, मुझे पता है कि हाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि और भी लोग आते रहेंगे, और जब तक कोई जाएगा नहीं तब तक किसी और के लिए जगह कैसे बनेगी, और तब तक कैसे पता चलेगा कि कुछ उससे भी बढ़िया आ सकता है। तो आज मैं खुश हूँ। आज जो लोग टीम में हैं हमारे साथ, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं उन सबसे बढ़िया हैं। तो संतुष्ट रहना भी बड़ी बात है। और मैं एक बात मानता हूँ कि अगर आपके मन का हो रहा है तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपके मन का नहीं हो रहा तो और भी बढ़िया है, क्योंकि उसके मन का हो रहा है। Right। उनका सोचना आपके लिए, आप क्या सोचोगे अपने बारे में, आपसे ज़्यादा बढ़िया वो सोच सकता है आपके लिए। तो हम वैसे ही चले जा रहे हैं। सो सर, जैसे कि अब एक फाउंडर डायरेक्टर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एंटरप्रेन्योरशिप, बॉस बनना एक होता है ना, बट मैंने क्या देखा ना कि ऑफ कोर्स बीइंग अ बॉस बहुत सारी टेंशन्स होती है माइंड में, कि उधर से सैलरी प्रेशर, देन रेवेन्यू प्रेशर, देन कंपनी का प्रॉफिट लॉस, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ फाउंडर के माइंड पे जाता है। इतना प्रेशर होने के बाद भी आप कैसे अपनी टीम में एक पॉजिटिव माइंडसेट सेट करके रखते हो? देखिए, टीम का पॉजिटिव माइंडसेट सेट करना मेरा काम नहीं है, उनको खुद ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर टाइम पे सैलरी आ रही है तो आई मेक श्योर कि टाइम पे सैलरी जाए, क्योंकि एज एन एम्प्लॉई जब मैं जॉब करता था तो मेरी रिक्वायरमेंट होती थी कि जिस डेट पे सैलरी आनी उस टाइम पे आए जी। ठीक है। तो मार्केट में 7 तारीख को जब मैं जॉब करता था 7 तारीख को सैलरी आती थी, तो 7 तारीख का इंतज़ार बड़ी बेचैनी से होता था। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मुझे भी ये लगा कि मुझे जैसे मेरी सोच थी खुश रहने के लिए कि मुझे अच्छा एक काम मिलता है सैलरी के बदले, तो वो काम करना आपका दायित्व है। रिलेशन क्या है, एक काम करने के बदले में एक सैलरी है, तो मुझे वो काम करके देना था। वैसे ही यहाँ पे भी अपने ऑफिस में मैंने डिसाइड किया कि 7 तारीख नहीं, अभी 1 तारीख को सैलरी देनी है। 30 तारीख तक काम किया, 31 तक किया, 1 तारीख को सैलरी लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो 1000 एम्प्लॉई वाली कंपनी है ना, उससे तो मैं बेटर हूँ। कम से कम मेरी टीम को 1 तारीख को सैलरी जा रही है। चाहे किसी भी सिचुएशन में रहो, तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर होने में बहुत बड़ा डिफरेंस ये हो जाता है कि चैलेंजिंग तो होता है, सेल्स हो चाहे ना हो। तो मेरा पहला टारगेट भगवान की दया से ऐसा ही रहा है आज तक 13 साल में। कभी भी किसी एम्प्लॉय को ये नहीं मुझे कहना पड़ा कि प्लीज़ 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद सैलरी दूंगा। दैट्स अ बिग अचीवमेंट सर। यस, तो मेरे लिए यही बड़ा अचीवमेंट है कि मैं मेरे साथ जो काम कर रहा हूँ उसको 1 दिन के लिए भी मैं अपनी तरफ से डिले, टेक्निकल फेलियर हो जाए, बैंक का सर्वर ना चले, संडे आ जाए, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर 1 तारीख को एक वर्किंग डे है जिस दिन अकाउंटेंट भी अवेलेबल है, कैलकुलेशन हो रहा है, जिसमें मेरे चलते डिले ना हो, राइट, तो वो टाइम पे सैलरी पहली बात जाएगी। दूसरी बात,
मिसलेनियस काम, कई मल्टीटास्किंग होना पड़ता है एक एम्प्लॉयर को। Definitely. रिक्रूटमेंट देखना है, बिल्कुल। ऑफिस के एक्सपेंसेस देखने हैं, 2 एम्प्लॉय आपस में झगड़ रहे हैं उसका वो भी झगड़ा देखना है, सुलझाना है। वही सब points है फिर सर। तो उनको पॉजिटिव रखने के लिए पहली बात तो है कि भाई टाइम पे सैलरी आएगी, जो काम दिया हुआ है, मेरा काम है टाइम पे पैसे देने का, वो करो। आपका काम है 30 दिन पे जो काम ड्यूटी करनी है, टाइमली क्वालिटी काम, वो करके आप मुझे दो। पहले आप अपना खुश होकर अपने जगह काम करो, टाइम पे सैलरी मिल रही है, मुझे खुश करो जो मुझे काम चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काम ठीक नहीं कर रहे हो और मैं आपको खुश करने पे, मैं भी तो खुश रहूं पहले। बिल्कुल। तो आप दोनों पार्टी खुश रहने चाहिए, नंबर 1। एंड सर, जैसे कि हमने आपकी जर्नी देखी, आप बहुत ही लर्निंग की तरफ फोकस रहे हो और आपने लर्निंग से ग्रोथ ली है अपनी लाइफ में, तो आप अपने स्टाफ से कैसे वो चीज़ मेंटेन करते हो कि वो भी लोग कीप ग्रोइंग करते रहे, उनका भी करियर आगे ग्रोथ उनको मिलती रहे? वो आप कैसे इंश्योर करते हो कि वो डेली कुछ नया सीखे या कुछ नया करे लाइफ में, कि वेबपल्स आपके एम्प्लॉयज़ को कैसे हेल्प करती है ग्रो करने में? हमारी तरफ से पूरा मोटिवेशन यही रहता है कि इनोवेटिव रहो, क्रिएटिव रहो अपने काम पे। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्रिएटिविटी दिखाओ। हर इंडस्ट्री में नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, इनोवेशन आ रहे हैं, एआई का ज़माना है, तो हम लोग एआई यूज़ करने लग गए हैं। कंटेंट राइटिंग में पहले हम काम करते थे, अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो ग्रोथ होता है जब आप सीखते रहते हैं। Right. तो सीखने के लिए हम हमेशा रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग देते रहते हैं। एक ही टॉपिक पे 5 बार ट्रेनिंग देते हैं, 7 बार देते हैं, कई बार गलतियां होती रहती है, लेकिन हम थकते नहीं। हम बोलते हैं भाई आप सिखाते रहेंगे, जब तक आपको सीखना है सीखो। और लर्निंग जब तक है तब तक अर्निंग है, ग्रोथ है। तो लर्निंग पे पूरा फोकस होता है। और हमारी टीम का क्या, हम तो बाहर भी यूथ को फ्री सेमिनार्स दे रहे हैं, That's right, फ्री that's एसईओ ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाई जितने लोगों को हमारे ज्ञान, देखिए ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। जी सर। तो उसको बढ़ाते रहो, सबका भला होता रहेगा। तो सर, यहाँ मेरे कुछ टीममेट्स भी हैं जो आज आपकी जर्नी के दिन पर आपसे कुछ क्वेश्चंस लेके बैठे हुए थे। सो गाइस प्लीज। सर माई क्वेश्चन इज़ दैट, जब वेबपल्स अच्छा खासा ग्रो कर रहा था और अपने लाइन में काफ़ी अच्छे हम आगे बढ़ चुके हैं, तो एकदम से कैसे आपको आइडिया आया कि हम ब्रांड एम्पावर इंट्रोड्यूस करते हैं? मतलब क्या मोटिव था ब्रांड एम्पावर को इंट्रोड्यूस करने का? वही बात है, जैसे जॉब पे मैं बोर हो गया था एक प्रकार के रूटीन वर्क से, तो उसी प्रकार से जब वेबपल्स का काम चल रहा था तो ईयर 2011 में स्टार्ट किया था और 2017 तक 2017 6 इयर्स हो गए थे और स्लो ग्रोथ हो रहा था। लेकिन अचानक से 1-2 अवार्ड इवेंट में मुझे अवार्ड्स मिले, बेस्ट वेब डिज़ाइनिंग कंपनी इन इंडिया के लिए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया के लिए। और अचानक से मैंने देखा कि हमारी ग्रोथ बढ़ गई, लोग ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे जब देख रहे कि शिल्पा शेट्टी जी से अवार्ड मिला हुआ है इंटरनेशनल एक्सीलेंस के लिए, फिर कभी किसी और एक्टर एक्ट्रेसेस से, माधुरी दीक्षित से अवार्ड मिला, तो लोगों को ज़्यादा भरोसा होने लग गया वेबपल्स पे। तो 2017 में 2-3 अवार्ड्स मिले और उसके बाद कई मैगजीन्स ने भी हमें लिस्ट किया अमंग टॉप कंपनीज। तो मुझे ऐसा आइडिया आया कि अगर अवार्ड के आने से लोगों का भरोसा वेबपल्स के ऊपर बढ़ गया, हमारी ग्रोथ फास्ट हो गई, तो क्यों नहीं हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी रिकॉग्निशन मिले उनके अच्छे काम के लिए। तो 2018 में हमने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स लॉन्च किया। अवार्ड इंडस्ट्री में कदम इसलिए रखा क्योंकि मैं वेबसाइट और एसईओ करके बोर हो गया, तो क्लाइंट को उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट नहीं मिल रहा था और कुछ चैलेंजिंग करने का मन था, एक्साइटिंग। तो ये कुछ नया सा था, मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि एक अवार्ड शो करते हैं बॉलीवुड स्टार को बुला के, और हमारे अलग अलग इंडस्ट्री के बिजनेस ऑनर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को भी बोलते हैं कि आप पार्टिसिपेट करो, इसके लिए फाइट करो अवार्ड के लिए, और जब आपको रिकग्निशन मिलेगा तो आपका ग्रोथ बढ़ेगा। एंड दिस इज़ हाउ ब्रांड एम्पावर वॉज बॉर्न। और हमने अवार्ड इंडस्ट्री में कदम रखा, और जैसे हमेशा करते हैं कि जिस काम को करना है एकदम सबसे बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करनी है, तो इसीलिए हमने ब्रांड एम्पावर के अंदर भी जो अवार्ड करने शुरू किए, बड़े बड़े टीवी एक्टर्स, स्टार्स को भी हमने बुलाना शुरू किया अपने अवार्ड में, सारे मीडिया को हमने इनवाइट किया, उनको भी हमारे अवार्ड की क्वालिटी अच्छी लगी, उन्होंने हमारे अवार्ड के न्यूज़ को इंटरनेट पे हर जगह टीवी पे उन्होंने फीचर किया, मीडिया में फीचर किया। और दिस इज़ हाउ अभी तो अवार्ड करते हुए, जैसे वेबपल्स 2011 से 17 तक की जर्नी, 6 साल की जर्नी को मैं मानूंगा वेबपल्स का फर्स्ट फेज़ था। फिर 2018 में जब हम अवार्ड में आए तो फर्स्ट 7 ईयर्स से 11 to 18 एक फेज़ था, 18 से 24 तक का दूसरा फेज़ था। अभी 18 से 24 के दूसरे फेज़ के बाद वेबपल्स
3.0 की लाइफ हम जर्नी में हैं, जहाँ पे अब पहले वेबसाइट और एसईओ किया, थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा तो हमने अवार्ड इंडस्ट्री में पीआर, ब्रांडिंग, मीडिया पब्लिसिटी के लिए काम किया, बिजनेस ओनर्स के लिए, जो कि ज़रूरी था उनके लिए, तो वो किया 18 से 24 तक। अब 24 के बाद हम कंटेंट क्रिएशन में आ गए हैं। ये सब जो पॉडकास्ट है ये उसी का नतीजा है कि दुनिया जैसे बदल रही है ना, समय के साथ बदलना सीखना पड़ेगा इफ़ वी हैव टू ग्रो। सर जैसे 17 ईयर्स हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो गए या लाइक अभी भी कोई ऐसे ड्रीम्स हैं जिसको आप चेस कर रहे हैं? देखिए, मुझे ड्रीम जितना मैंने देखा था, शायद भगवान ने मुझे उससे बहुत ज़्यादा दिया है और इस बात का हमेशा ग्रैटिट्यूड रहता है। लेकिन क्या होता है ना कि समय के साथ आपके ड्रीम्स बड़े होते जाते हैं और जो लोग ग्रोथ करना चाहते हैं उनके ड्रीम्स बड़े होते ही हैं। जो अपने ड्रीम को पूरा करके और शांत बैठ जाए तो फिर समझिए उसका पतन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अभी जो मैंने ड्रीम्स देखे थे वो पूरे हो गए। फाइनेंशियली मैं इतना भगवान ने दे दिया कि अब ज़िंदगी भर अगर कुछ काम ना भी करूं और बैठ के भी खाऊं तो ज़िंदगी कट जाएगी, 3 टाइम का खाना हो जाएगा और बेसिकली जो एक फैमिली के लिए जो एक सुख सुविधाएं मुझे क्रिएट करनी थी अपने पेरेंट्स के लिए, वो सब कुछ अचीव हो चुका है। बिज़नेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और ये अच्छा चल रहा है। ड्रीम्स मेरे पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी अगला नया ड्रीम हो गया। पहला ड्रीम था मेरा खुद के लिए कुछ अचीव करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, है ना। पैसा कमाना है, अच्छे मतलब घर बनाना है। भगवान की दया से होम टाउन में घर बना लिया, पैतृक गांव में घर बना लिया, दिल्ली में बड़े लग्जरी लाइफ के साथ जी रहे हैं, ऑफिस भी बड़ा हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन अब एक नया ड्रीम शुरू किया है मैंने, जो मेरा ड्रीम बना है वो है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी बदल ली, अब कितने लोगों की ज़िंदगी में बदल सकता हूँ। तो मेरा ड्रीम है यूथ को एम्पावर करने का, उनको जॉब रेडी बनाने का, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयबल बनाने का। तो वो एक नया ड्रीम शुरू हुआ है यूथ को ट्रेंड करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ताकि वो जॉब के लिए रेडी हो सके। और मुझे लगता है कि ये बाकी की ज़िंदगी इस ड्रीम को पूरा करते करते कट जाएगी और मैं खुद को बिजी पाऊँगा। सर सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके 17 वर्ष कंप्लीट हुए इस इंडस्ट्री में और जैसे आपने कई उतार चढ़ाव देखे होंगे इसमें, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे आप युवाओं को किस तरह मोटिवेट करते हैं, मतलब क्या प्रेरणा देना चाहते हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप किस तरह युवाओं को सलाह देना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं या उन्हें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। हमारे युवा जो हैं वो देश के फ्यूचर हैं और जो लोग भी अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में हो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, सबसे पहले तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि जो भी काम करो इतना मन से करो, घड़ी देख कर नहीं। घड़ी को निकाल कर फेंक दो। पहले तो नौकरी कर रहे हो चाहे अपना बिजनेस कर रहे हो, दोनों ही केसेस में देखिए, बिजनेस वाले तो सारे ही लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन जॉब को लोग जॉब की तरह लेते हैं और वो फिर कुछ चंद रुपए ही कमा पाते हैं। लर्निंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती। 8 घंटे काफ़ी नहीं है एक बहुत बढ़िया करियर बनाने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए ना, आज प्रशासनिक अधिकारी पुलिस को लगता है कि कोई काम नहीं करना है, फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है उनको। मिलिट्री में लोग डेली रनिंग करते हैं सुबह से शाम तक ड्यूटी के बाद। पुलिस प्रशासन को नए नए नियम कानून आ गए हैं। किसी भी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, उनको मेहनत करते रहना पड़ता है, अपना घर पे भी मेहनत करनी पड़ती है। तो जॉब के अलावे अपने स्किल को निखारने के लिए घर पे भी देर रात तक खूब मेहनत करिए। ये 8 घंटे सोने के लिए जो एक प्रचलन है ना कि बहुत हेल्दी रहने के लिए, अभी बहुत टाइम है, वो मेंटेन हो जाता है। बॉडी को जैसा बनाएंगे वैसा बन जाता है। तो मैं इस 8 घंटे सोने वाले थेसिस में बिलीव नहीं करता हूँ और ये 17 साल में मैं जहाँ पहुँचा हूँ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को काम पे लगाया है। तो वैसे ही आप दिन रात चाहे जॉब पे हो चाहे बिजनेस पे हो, दिन रात काम करिए, अपने स्किल को निखारिए, हम्बल बने रहिए, ग्रैटिट्यूड रखिए, चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी रहिए और जुनून के साथ लगे रहिए। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी आपको काफ़ी सारे सजेशंस एंड एडवाइजेस मिले होंगे। आउट ऑफ दैट विच वन वाज द मोस्ट लाइक इम्प्रेसिव और कहीं ना एक बहुत ही इफेक्टिव सजेशन था आपके लिए, एंड विच वन वाज द वर्स्ट सजेशन एवर ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी? हाँ, बहुत
सारे सजेशन तो मिले हैं, हर प्रकार के सजेशन मिले हैं। रिलेटिव से भी सजेशन मिलते रहते हैं, दोस्तों से सजेशन मिलते रहते हैं, जॉब पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे सजेशन मिलते रहते हैं, क्लाइंट से मिलते रहते हैं। तो ओवरऑल जो सजेशंस मिले हैं पिछले 17 सालों में, उसमें से एक सजेशन जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जिसने मेरी आंखें खोली, उसने ये बोला कि राहुल, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच के अंतर को पहचान लो। क्या होता था, मैं शुरुआत में बहुत ही बेसिक फ़ोन यूज करता था। मैं सोचता था पैसे की बर्बादी है, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल क्लाइंट थे हमारे यूएसए के, तो उनके साथ उस समय स्काइप होता था, स्काइप पे मीटिंग करनी होती थी। तो वो जब फ्री होते थे उस वक्त वो कॉल कर देते थे। फिर मैं बोलता था उन्हें कि भाई मैं बाहर हूँ, अभी घर पे जाऊँगा लैपटॉप के सामने, तब कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं वो क्लाइंट मैं लूज़ करने वाला था। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि राहुल जी, आप एक अच्छा आईफोन क्यों नहीं खरीदते। तब तक मैं एंड्रॉयड पे था। उन्होंने बोला एक अच्छा आईफोन क्यों नहीं खरीदते, बढ़िया फ़ोन रखोगे। तो मैंने बोला उतना पैसा का एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरा काम चलता है। उन्होंने बोला कैसे काम चलता है, अगर अभी आपके पास एक स्मार्टफोन बढ़िया क्वालिटी का होता, मैं आपका क्लाइंट आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है। अभी आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि आपका फ़ोन ठीक नहीं है, आप बाहर हो। अगर आप 5 मिनट के लिए साइड में रुक कर, और आप कार आपने रखी हुई है अच्छी फैसिलिटी के लिए ताकि फास्ट पहुंच सके, कहीं भी पहुंच सके, एक इन्वेस्टमेंट है ताकि आपकी लाइफ को आसान बनाए। वैसे ही अगर एक फ़ोन पे इन्वेस्ट करेंगे, आप ये मत सोचो ना कि आप महंगा फ़ोन खरीदो अपने यूज़ के लिए, ये सोचकर खरीदो कि आपने अपने बिजनेस का एक टूल या इक्विपमेंट खरीदा है ताकि क्लाइंट से अच्छे से कनेक्ट कर सके। और फिर जब भी मैं फ़ोन करूँगा उसी वक्त आप फ़ोन उठा के बात कर लेंगे। और इससे आप देखिएगा मेरी तरह कितने सारे क्लाइंट हो गए जो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपके बिजनेस में और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सच हुआ ये, मैंने आईफोन उस समय 5S चल रहा था लेटेस्ट, मैंने 5S फ़ोन खरीदा आईफोन। उसके बाद क्या हुआ, कोई भी कनेक्ट करना चाहता है आईफोन से, उस समय व्हाट्सएप भी आने लग गया था, स्काइप आ गया। स्काइप उस समय आईफोन व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं थी, तो स्काइप पे ही वीडियो कॉलिंग होती थी, बातें होती थी, मीटिंग्स होती थी। तो हमने फिर उसके बाद देखा कि बहुत सारे क्लाइंट्स इंस्टेंटली रिप्लाई पाने लग गए, और उससे कई क्लाइंट्स का सेटिस्फैक्शन बढ़ गया और नई अपॉर्चुनिटीज आने लगी और बिजनेस भी बढ़ने लगा। तो ये सजेशन सबसे बढ़िया मुझे मिला कि टेक्नोलॉजी पे, एडवांस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करो, लेटेस्ट प्रोडक्ट यूज करो अगर दुनिया के साथ आगे बढ़ना है। तो आज के डेट तक अगर मैं स्मार्टफोन खरीदता हूं तो मार्केट का सबसे लेटेस्ट जो टॉप मॉडल होगा, जो सबसे बढ़िया स्मार्टफोन होगा, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईफोन का हो, वो मैं लेता हूं। अगर मैं कार खरीदता हूं तो टॉप मॉडल लेता हूं, किसी तरीके से कोई कमी ना आए, उसमें कोई फीचर के लिए मुझे कंप्लेन ना करना पड़े या सेक्रीफाइस ना करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। तो दिस इज़ द बेस्ट सजेशन आई गॉट। एंड वो सजेशन तो इतने सारे हैं, मैं उन पर ध्यान ही नहीं देता, जो पसंद नहीं आते उनको भूल जाता हूँ मैं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लड़के अभी नए नए मार्केट में आना चाहते हैं, जो 12th पास हुए हैं या ग्रेजुएट हुए हैं, जो इंडस्ट्री में अपना जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए सर क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं ताकि वो अपने लाइफ में या अपना करियर सेटल कर पाए और अपनी जो ड्रीम है वो पूरा कर सके। युवाओं को मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट का सेक्टर ढूंढिए, किस सेक्टर में आप करियर बनाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने क्लासरूम में सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे के स्टूडेंट हैं, आप साइंस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर सच में बनना चाहते हैं, आपकी दिली ख्वाहिश है, तो आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, आप करिए। लेकिन अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके दोस्त कर रहे हैं, क्योंकि आपके पड़ोसी के शर्मा जी का बेटा आईआईटी में पढ़ता है और आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, आपके माँ बाप का सपना है कि वो गया आईआईटी में तो मेरा बेटा भी जाए, तो वो तब मत जाइए। अपने इंटरेस्ट को देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप सेल्स में करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए जाइए, कोडिंग में इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए जाइए। जो भी सेक्टर आप चूज करना चाहते हैं उसके अंदर अपने चॉइस से जाइए। और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आपने चॉइस रखी है, कहीं बहुत ज़्यादा किसी फिल्म से मोटिवेटेड होकर तो नहीं रख ली, चकते इंडिया मूवी देखकर आए और हॉकी में इंटरेस्ट जग गया, ऐसे नहीं। अपने स्किल के ऊपर भी देखिए कि आपको पसंद तो आ गया, अभी मोटिवेटेड तो हो गए हैं, लेकिन क्या सच में आपको खेलना आता है, खेलना पसंद है, या आपके आसपास में वैसे रिसोर्सेज हैं। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, मेरा पैशन भी था, लेकिन मेरे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि किट भी खरीद सकूं।
मेरे पास अच्छे कोच नहीं थे उस शहर में, तो इसलिए मैंने उसको करियर नहीं चुना। तो हमारे पास 4-5 ऑप्शंस होते हैं एक इंसान के लाइफ में, जहाँ पे 5 चीज़ों पे आपका इंटरेस्ट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लगता है सहूलियत के साथ और उस पर मेहनत करूँ तो मुझे जल्दी तरक्की मिल जाएगी, उसके ऊपर दिन रात मेहनत करिए। मैं तो कहूँगा कि भीड़ की तरह ज़बरदस्ती का आईएएस के प्रिपरेशन में मत लग जाइए। आईआईटी के प्रिपरेशन में 2-4-5 साल, यूपीएससी में कई लोग 5-5 साल बर्बाद कर देते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे 4-5 साल बर्बाद कर देते हैं। बजाय इसके आप प्राइवेट में ही सही जॉब करना शुरू करिए, पैसे कमाना शुरू करिए, और साथ में आप अपना सेकेंडरी आप ऑप्शन लेकर रखिए ना। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जॉबलेस रह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करिए। 12th किया, कमाने लग जाइए अगर घर की सिचुएशन बोलता है तो। अगर लगता है घर की सिचुएशन ख़राब है, पैसे नहीं है, पैसा कमाना जरूरी है, गो एंड स्टार्ट अर्निंग। नहीं समझ में आ रहा क्या करना है तो बहुत सारी कंपनियां जो इंटर्नशिप ऑफर करती है, जहाँ पे आपको फ्रेशर को रख के और सिखाती भी है। कई बार 3-4 प्रकार के अलग अलग काम करने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। लेकिन कुछ भी करिए, घर से बाहर निकलिए, होम सिकनेस अच्छा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको इस इंडस्ट्री में 17 ईयर्स हो गए हैं सर। इस 17 ईयर्स में आपने बहुत अच्छे दिन भी देखे होंगे और काफ़ी बुरे दिन भी देखे होंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि सर एज एन सेल्स सर, अभी जब आपको बिजनेस नहीं मिल रहा था तो उस समय आपको क्या मोटिवेट करता था आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए? देखिए, ऑफकोर्स 17 साल कैसे निकल गए। जब किसी जर्नी में पैशन के साथ घुसे होते हैं तो हर एक दिन एंजॉय करते हैं आप। चैलेंजेस बहुत आए हैं। कई बार क्या हुआ है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, अचानक से सर्वर पे वायरस आ गया, उसको दिन रात, कई बार ऐसा हुआ है कि डेवलपर और डिजाइनर के साथ 72 घंटे तक लगातार ऑफिस में रुके हैं। डेवलपर घर नहीं गए, वहीं सोए हैं। एक एक साइट की फाइल को डाउनलोड करना, उससे वायरस के फाइल इन्फेक्टेड फाइल्स को फाइंड आउट करना, कौन से प्लगइन के चलते ये वायरस आया, उन सारे। अब हमारे पास 300 वेबसाइट उस समय चल रही थी, एक समय में वायरस आया था, शुरुआत के 2-3 साल में ही। तो हमने सारी वेबसाइट को उतारा, उनको फाइल को क्लीन किया, फिर रिप्लेसमेंट की फाइल डाली, फिर उसके बाद अपलोड करना, और रात भर में। और ये भी टेंशन है, क्लाइंट की कंप्लेन आ रही है, 2 दिन से साइट नहीं खुल रही, 3 दिन से साइट नहीं खुल रही है। तो ऐसे कई चैलेंजेस आए, लेकिन हमने उनको बहुत ही डट के मुकाबला किया, 3-4 दिन में ठीक कर लिया। तो ऐसे कई चैलेंजेस आते थे जब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉई छोड़कर गया, चीटिंग करके चला गया, हमारे क्लाइंट्स को कॉल करके नेगेटिव मार्केटिंग करना शुरू कर रहा है, वहाँ मत रहो जी, हमारे पास आ जाओ। ऐसे सिचुएशन में भी बहुत टफ सिचुएशन आया, लेकिन हमने क्या किया, अपने काम पे भरोसा रखा, हमने अच्छे क्वालिटी सर्विस के ऊपर भरोसा रखा, अपनी जो टीम है उनको मोटिवेट करते रहे। और जैसे जैसे देखिए, कोई भी आपके साथ बुरा करता है उसमें आपका कुछ लेकर नहीं जाएगा। आपको जो अचीव करना है वो, उससे आपको कोई रोक भी नहीं सकता। थोड़ा सा लॉस शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर देता है कोई, लेकिन शायद उससे सीख के आप जीवन में कुछ ऐसे मेजर्स फिर लेते हैं ताकि उस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो इस ज़िंदगी में जो होना है सबके साथ, वो सबको ही एक्सपीरियंस लेना है, चाहे वो जॉब पे हो, चाहे वो बिजनेस में हो। तो इस जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें, लेसन सीखी है, जिन लेसन्स के चलते, जिन प्रॉब्लम्स के चलते, जिन धोखे मिले हैं उनके चलते मैं आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप को फील करता हूँ। अब मुझे पता है कि कितने तरीके से कोई आपके ऊपर अटैक कर सकता है, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चाहे वो इंसान हो, और आप में उससे बचने की कला आ चुकी है। तो सिचुएशन चलती रही और हम आगे बढ़ते रहे। और मेन आपको मोटिवेट क्या करता है सबसे ज़्यादा इस बिजनेस में? देखिए, मोटिवेट, मुझे मज़ा आता है काम करना। आई एम अ वर्कोहलिक पर्सन। तो मुझे काम दिन रात दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक कंप्यूटर दे दो या लैपटॉप दे दो, इंटरनेट दे दो, और 3 टाइम का खाना मिल जाए, कभी कभी 2 टाइम और 1 टाइम पे भी चल जाता है। और मैं दिन रात काम करके नए आइडियाज़ को ढूंढना मुझे मोटिवेट करता है। इनोवेटिव आइडियाज़, और नया मार्केट में क्या आ रहा है और क्या अलग किया जा सकता है। मुझे पैसा मोटिवेट नहीं करता, मुझे इनोवेशन, मुझे आविष्कार करना पसंद है, जो कि हम अपनी इंडस्ट्री में करे जा रहे हैं। मैं भी 8 सालों से वेपल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से इस जर्नी को 8 साल पूरा किया है। अब 10 साल आगे का विजन क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता था सर, और हम कहाँ पहुँचने वाले 10 साल आगे। चंदा जी, 13 साल में से तो 8 साल आपके साथ भी ये जर्नी रही है।
8 सालों से आप जुड़े हुए हैं एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ वेबपल्स हैं आप, और आपने भी बहुत ज़्यादा इनोवेट किया है समय के साथ। अभी अगले आने वाले 10 सालों की बात करें तो वर्ल्ड बहुत फास्टेस्ट चेंजिंग वर्ल्ड है और हम समय के साथ चलने वाले हैं। एआई आया, एआई में हम घुस गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके अपनी टेक्नोलॉजी में कम समय में ज़्यादा काम कर रहे हैं, है ना। हर डिपार्टमेंट, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे कंटेंट राइटिंग हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, हर डिपार्टमेंट में हमने एआई को यूज़ करना शुरू किया। पहले जो काम हम एक पर्सन 30 दिन में अचीव करता था, जो काम पूरा करता था, वो पर्सन एक दिन में 60 दिन का काम कर रहा है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो मुझे लगता है अगले 10 साल में ना हम 50 साल का जो गोल हम अचीव करते हैं ना लाइफ में, वो एआई की मदद से हम पहले अचीव कर लेंगे। तो अगले 10 सालों का गोल ये है कि वेबपल्स में 1000 लोगों की टीम हो। जो वेबपल्स है, ब्रांड एम्पावर है, और वेबपल्स फाउंडेशन है, और भी आगे हमारे कई वेंचर्स है, कई B2B पोर्टल्स है, कई डायरेक्टरीज है जो लोगों के जीवन को आसान करेंगे। तो अब हम ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्ड करेंगे जो लोगों की लाइफ को आसान बनाएंगे, पूरे देश में मैक्सिमम लोगों को उनके जीवन को बेहतर तरीके से जीने में, स्पेशली बिजनेसमैन को उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। वो प्रोडक्ट्स बिल्ड हमने किया है, उसको लॉन्च करने का टाइम आया है। आपको पता है मैं कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ 1000 लोगों को तो डायरेक्ट जॉब, जैसे हमारे पास अभी इन हाउस टीम हमारी अप्रोक्सीमेटली 100 लोगों की है, लेकिन हमारे साथ कई ऐसे लोग बाहर से जुड़े हुए फ्रीलांसर के तौर पे, जो करीब 150 लोग हमारे लिए अलग से काम करते हैं बाहर से। उसी प्रकार से कल 1000 लोग हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े होंगे, हमारी टीम का पार्ट होंगे, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे, और कम से कम 4 से 5000 लोगों को हम इनडायरेक्ट वे में, वर्क फ्रॉम होम में, फ्रीलांसिंग के माध्यम से अपने पोर्टल्स और अपने प्रोडक्ट से जोड़ेंगे, और पूरे देश भर में लोगों की ज़िंदगी बदलने में हम पूरी मदद करेंगे। यही अगले 10 साल का विजन है। पैसा तो बहुत आएगा, वी नो। तो पैसे का कोई टारगेट मेरे मन में अभी नहीं है कि क्या कमाएंगे। अभी जो कमाया है भगवान की दया से बहुत है, और उसके लिए नहीं भागना है। मनी इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ वॉट यू डू, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। 10 साल में बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। थैंक यू सर। या और सर, जैसे कि अभी आपने एआई का जिक्र किया, तो अभी मैं एक टेक फील्ड से आता हूँ, जैसे तो हमारी अभी टेक इंडस्ट्री में ये बहुत क्योस चल रहा है कि सब सोच रहे हैं कि एआई आया है तो उनकी जॉब खा जाएगा, एम्प्लॉयज़ डरे हुए हैं, और हमने थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट देखा है। जो नहीं साथ बैठ पाए एआई के तो जा चुके हैं। तो ये अभी बहुत क्योस चल रहा है, बहुत ही लोग इसके लिए फ़िक्रमंद है कि क्या उनकी जॉब सिक्योर है टेक फील्ड में। अपना जो नए लोग टेक फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, कोडिंग में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, वो डरे हुए हैं कि ये इंडस्ट्री आगे जाके बचेगी भी कि नहीं बचेगी। तो एम्प्लॉयज़ तो डरे हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ एम्प्लॉयर का क्या मतलब इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके सर व्यूज जानना चाहता हूँ इस बारे में। देखिए, एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। एआई जॉब किल नहीं कर रहा। एआई क्या कर रहा है, एक पर्सन जो 30 दिनों में काम कर रहा था, उसको वो आधे दिन में करने में हेल्प कर रहा है। अगर वो एआई को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है तो उसकी जॉब कभी कट नहीं होगी। लेकिन अगर वो क्रिएटिव नहीं है, इनोवेटिव नहीं है, और वो इस पे लगा हुआ है, जैसे आप फोटोशॉप की बात करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर है, अगर मार्केट में कैनवा आ गया है जिसके पास 1000 यूनिक टेम्पलेट्स एक बैनर को बनाने के लिए, एक अच्छा सोशल मीडिया का पोस्ट बनाना है, जॉब पोस्टिंग के लिए एक बैनर बनाना है, कोई ऑफर्स का बैनर बनाना है, कोई बर्थडे का बैनर बना रहा है, कोई इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन करना है, या कोई और फेस्टिव बैनर बनाना है। आप फोटोशॉप खोल के अगर आप क्रिएटिव हैं, बहुत ही यूनिक ड्रॉ करने वाले हैं, तब तो बढ़िया बात है। लेकिन आपने हाफ डे लगाया और एक डिज़ाइन तैयार किया, वो डिज़ाइन ना फॉन्ट का कलर कॉम्बिनेशन सही है, ना लोगो के कलर थीम से जा रहा है कंपनी के, ना वो जो थीम है। अब मान लीजिए कि होली का बैनर बनाना है, ब्लैक बैकग्राउंड में एक बैनर बना के दे दिया, ना कोई रंग है ना कुछ है, सफ़ेद और ब्लैक कर दिया, ब्लैक एंड वाइट, तो वो नहीं चलेगा। तो इसके चलते क्या हो रहा है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है ना, एआई उनकी जॉब खाएगा। वो एआई नहीं खाया,
वो तो ऐसे भी उसकी जॉब जाती, वो बैनर बनाता रहता है, एम्प्लॉयर उससे परेशान रहता है कि तेरे को डिजाइनिंग स्किल नहीं है। अगर आप डिजाइनर बने हैं तो आपके अंदर सोचने की क्षमता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि किस तरीके का डिज़ाइन बनाया जाए जो कि लोगों की आंखों को अच्छा लगे और उस सिचुएशन, उस टॉपिक के लिए बेस्ट डिज़ाइन हो। तो एआई की मदद से हाफ डे में अगर आप फोटोशॉप को छोड़ के कैनवा ओपन करके, और जहां आप आधे घंटे हाफ डे में एक बैनर बना रहे थे, अगर उसी हाफ डे में 20 बैनर बनाकर कंपनी को देते हैं तो एम्प्लॉयर खुश होगा या दुखी होगा? बिल्कुल सर, खुश है। तो क्यों लगे हुए हैं आप फोटोशॉप के पीछे? जो भी अगर पर्सन चाहता है कि आगे बढ़े तो जो समय के साथ टेक्नोलॉजी आ रही है उसी को यूज करे, तभी काम चलेगा। व्हाट्सएप आ गया है तो टेक्स्ट मैसेज क्यों भेज रहे हैं, एसएमएस क्यों भेज रहे हैं ब्लैक एंड वाइट? फोटो भेजिए ना, वीडियो बना के भेजिए ना, ग्राफिक बना के भेजिए। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में समय के साथ जो आगे बढ़ेगा वही सरवाइव करेगा, वरना मार्केट का नोकिया जो किंग था इंडस्ट्री का, आज नोकिया को कोई, किसी के फ़ोन में अगर मैं चेक करूं किसी के हाथ में नोकिया का फ़ोन है क्या? है क्या किसी के पास नोकिया का फ़ोन? नहीं है ना, नहीं है। वर्ल्ड लीडर था, जब वो नहीं टिका समय के साथ नहीं चलने के चलते, तो जो एक एवरेज पर्सन है वो कैसे चलेगा? तो टेक्नोलॉजी के साथ चलिए। एआई जॉब मार नहीं रहा है और जॉब क्रिएट कर रहा है। एरोप्लेन का आविष्कार हुआ तो क्या बस और ट्रेन बंद हो गए? नहीं बंद हुए ना। जो लोग फास्ट ट्रैवल करना चाहते थे, जो 2 दिन का सफ़र 2 घंटे में तय करना चाहते थे, उनके लिए एरोप्लेन बना। तो एआई के चलते बहुत सारे लोग जो 1 साल का काम 1 दिन में चाहते हैं वो एआई का यूज करेंगे और कई यूथ के लिए जॉब क्रिएट करेगा ये। सो गाइज, आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो एंड जस्ट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, क्योंकि सर इंटरव्यू लेते हैं। सो इट वॉज माई प्लेजर कि मैं इनका इंटरव्यू ले पाई एंड काफ़ी सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाए। या सर, जस्ट कीप मोटिवेटिंग अस सर, वी आर जस्ट फैन ऑफ यू, यही बोल सकते हैं। एंड वी आर लर्निंग एंड जल्दी हम मार्केट में बहुत तहलका मचाने वाले हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रिया आपके साथ बात करते हुए, और मेरी सीट पे आप बैठी हैं और sir, आपको it was इंटरव्यू my देते हुए। pleasure. तो होपफुली मुझे भी अच्छा लगा, अपनी सारी नॉस्टैल्जिया को याद करते हुए पुरानी sir. यादें ताज़ा हो गई। जी। और इसी तरीके से काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। होपफुली लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।